नज़मा है घर पर? आइए ना। नज़मा! 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 दरवाजा क्यों बंद किया? नज़मा कहाँ है? नज़मा बाहर गई है। दरवाजा खोलो। कपड़े खोलो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? पक्का खून ही है। पुलिस? हेलो साहब, रावजी पाड़ा से बोल रहा हूँ। कोई पहचानता है इसे? देखा होगा कभी आसपास? देखिए ठीक तरह से। साहब ये कचरा डालने आया था, तब इसने पहले देखा, फिर मुझे बुलाया और मैंने सीधा आपको फोन लगाया। सर, बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जादव, ये ब्लाइंड केस है। 12 साल पहले यही पीड़ित भक्षक था और पीड़ित थी एक महिला जिसके साथ इस शख्स ने बलात्कार किया था। तो क्या यह मर्डर 12 साल पहले हुए उस हादसे से जुड़ा हुआ था? पीड़ित की बड़े निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी और लाश को ठिकाने लगाया गया था। लाश पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। लेकिन अहम सवाल यह था कि 12 साल पहले का रेपिस्ट और अभी का मर्डर विक्टिम, यह आदमी दरअसल था कौन? तीस से 35 के बीच की उम्र है। खतना हुआ है तो मुस्लिम हो सकता है। डेथ लगभग 12 से 14 घंटे के बीच में हुई है। मतलब कल रात 27 फरवरी को पहले मर्डर हुआ, फिर बॉडी को बोरी में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सर काफी गहरे गांव हैं। रिपीटेड स्टेप्स, 9 मेजर स्टेप्स, 6 माइनर। सबसे पहले गला काटा गया है, उसके बाद स्टेबिंग हुई है। सर, विक्टिम का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया है।
लेकिन अभी तक किसी भी मिसिंग पर्सन के साथ में मैच नहीं। कत्ल को लगभग 40 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई खबर नहीं आई। शायद ये आदमी मुंबई के बाहर का हो, या फिर मुंबई का ही होगा और बिल्कुल अकेला होगा। जादव इतनी ब्रूटल किलिंग, फिर बॉडी को बोरी में भरना, बांधना, फिर उसे ठिकाने लगाना एक आदमी का काम नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है ये आदमी था कौन। बोल मुश्ताक। हाँ साहब, गारंटी बोल नहीं सकता है, लेकिन अपन इस आदमी को पहले भी कहीं से मिला है। याद कर कहाँ मिला था? जेल में साहब। ऐसी फुल फीलिंग आ रही है अपन को कि ये उधर ही था। कौन सी जेल में? हाँ ये याद नहीं है साहब, लेकिन अपन बोलता है आपको कि इसके रिकॉर्ड चेक कराइए, आपको पक्का इसकी हिस्ट्री उधर ही से मिलेगा। ठीक। ब्लाइंड केस के अंधेरे में सुराग की एक सिंगल किरण भी टॉर्च बन जाती है, जो तहकीकात को एक नई दिशा देती है। इन्वेस्टिगेशन का खाता इस धुंधली सी खबर के साथ खुला कि शायद पीड़ित का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसने जेल की सजा काटी थी। पुलिस ने जेल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। जेल में था तो क्रिमिनल हिस्ट्री तो होनी ही है। सर एक फोटोग्राफ, वो भी लाश का। पिछले 10 साल के क्राइम रिकॉर्ड्स हजारों होंगे, शायद लाखों होंगे। शुक्र करो जादव कि हम लोग कंप्यूटराइज जिंदगी जी रहे, वरना एक फोटोग्राफ को लाखों हिस्ट्री शीटर्स के फाइल के साथ मैच करना अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाती। नाम नावेद बेग, 7 साल की सज़ा, 2002 से 2009 तक अजवाड़ा जेल में। जुर्म आईपीसी धारा 376 के तहत रेप का चार्ज। रेप केस में 7 साल सजा काटी और जेल से छूटने के 5 साल बाद इसका मर्डर होता है। रेप केस में इसको गोविंदा का पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था सर। रिकॉर्ड्स निकालो। सर इस नावेद पर आरोप था कि इसने एक 20 वर्षीय महिला मीनाक्षी का बलात्कार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने 12 साल इंतजार किया हो बदला लेने के लिए? हो सकता है सर। वैसे साल 2009 में ये नावेद अजवाड़ा जेल से रिहा हुआ। पीड़ित महिला का नाम है मीनाक्षी शिर्के, उम्र 20 साल, नावेद के मोहल्ले में रहती थी। कौन सा मोहल्ला? शिवबरन चौल, गोविंद नाका। सर ये नावेद शादीशुदा था, पत्नी का नाम है नजमा बेग। नावेद की बीवी नजमा शायद अब भी वही रहती है। सर नावेद के माँ बाप यूपी में रहते हैं, उनका एड्रेस भी है इसमें। पहले यहाँ का पता चेक कर ले, नावेद की बीवी नजमा यहाँ रहती है या नहीं। हम सब ने सुना है कि जोत से जोत जलती है, लेकिन जुर्म की अंधेरी दुनिया में अतीत से वर्तमान रोशन होता है। लेकिन क्या मीनाक्षी के रेप का नावेद के मर्डर के साथ कोई रिश्ता था, या फिर इस कत्ल की कहानी कुछ और ही थी? जी, नावेद बेग यहाँ रहता था अपनी बीवी नजमा के साथ। वो तो बहुत पहले रहते थे साहब, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है। मेरा नाम विकास गावड़े है और मैं इस खोली में लगभग 4 साल से रह रहा हूँ। ये नावेद की बीवी नजमा कहाँ रहती, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, कुछ पता तो नहीं है। मैं तकरीबन 2009 से यहाँ पर रह रहा हूँ। उस दौरान काफी कुछ सुना था। क्या सुना था उनके बारे में? यही कि नजमा की सहेली थी मीनाक्षी शिर्के और इस नावेद बेग ने उसका रेप किया था। मीनाक्षी कहाँ रहती है, कुछ पता है आपको?
नहीं सर, कुछ पता नहीं है, लेकिन सुना था कि यहीं कहीं आसपास ही रहती थी। नावेद बेग का घर यही है? जी नहीं, ये उसके अब्बू रहमत बेग का घर है। नावेद को देखे तो सालों बीत गए। रहमत बेग कहाँ है सर? खेत गए हैं। सब खैरियत तो है। नावेद की कोई खबर? मुंबई पुलिस को नावेद की लाश मिली। मीनाक्षी यही रहती है? हाँ, क्या बात है साहब? बुलाइए उसे, बात करनी थी। मगर क्यों साहब, क्या बात करनी है? नावेद बेग का मर्डर हो गया है। उसे तो पहले मर जाना चाहिए था। देखिए साहब, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटिए। वो तो सब कुछ पीछे छोड़ चुकी है। बड़ी मुद्दत से अपने आप को संभाला है साहब। देखिए, हम लोग उसे परेशान करना नहीं चाहते, सिर्फ 2-4 सवाल पूछेंगे। पर सब कुछ कोर्ट में हो चुका है ना, आप कैसे सवाल? नावेद की बीवी, उसकी सहेली, वो कहाँ है? वो नज़मा, वो देखिए मैडम, ये मर्डर का मामला है। हो सकता है कि आपकी बेटी मीनाक्षी ने सब कुछ पीछे ना छोड़ा हो। कहाँ है वो? साहब, वो अपने पति और बच्चे के साथ बोरेली में रहती है। साहब, मैं फिर से कहती हूँ, उसके पुराने जख्म मत खुरिदिए। हम कोई जख्म खुरेदना नहीं चाहते, हम सिर्फ सच्चाई खुरेदना चाहते हैं। मुझे नावेद बेग की मौत की खबर सुनकर कुछ हो नहीं रहा है साहब। तुम और नावेद की बीवी नज़मा अच्छी सहेली थी ना? हो साहब, वो मुझसे काम भी सीखती थी। मेरी इतनी अच्छी सहेली का पति इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था साहब। मैं हमेशा की तरह नज़मा से मिलने उसके घर गई थी। मुझे नावेद के बुरे इरादों के बारे में भनक भी नहीं थी साहब। उसने मुझसे झूठ बोला कि नज़मा घर पर है और मुझे धोखे से अंदर बुला लिया। नज़मा है घर पर? आइए ना। उसे लगा था कि मैं चुप रहूंगी, दब कर बैठूंगी, लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। मैं चुप नहीं रहना चाहती थी, मैं दब कर नहीं बैठना चाहती थी, और मेरे आई बाबा ने भी मेरा साथ दिया। चल चल मीनाक्षी, हम सीधे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल उठ। आओ आओ, हे बगा, वो पूरी जिंदगी जेल में सड़े ना सड़े, हमारी बेटी पूरी जिंदगी के लिए बदनाम हो जाएगी। ऐसा कहा है? मैं क्यों बदनाम होंगी? उसने गंदा काम किया है, वो बदनाम होगा। आगे बढ़। एक कविता, अगर हम बदनामी की वजह से चुप बैठे ना, तो वो इसे घर से खींच के ले जाएगा और दूसरी लड़कियों पे भी हाथ डालेगा। पागल कुत्ते को कोई खुला छोड़ता है भला? तू रोना बंद कर। ओ तू वो रोएगा, लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा उसे।
तो मेरी बहादुर बेटी है ना? ओ बाबा। साहब, ये तो बताइए मेरे शौहर ने किया क्या है? तुम्हारे शौहर ने एक औरत का रेप किया है। नामुमकिन है, वो औरत झूठ बोल रही होगी। तो जाकर पूछो अपनी सहेली मीनाक्षी से। चला गया ला चल। मीनाक्षी, क्यों फंसा है मेरे शौहर को? क्यों? बोलो। नज़मा, आई बाबा की कसम, मैंने नहीं फंसाया तेरे शौहर को, बल्कि उसने मुझे फंसाया। मेरे शौहर ऐसे नहीं है। ऐसे है नज़मा, ऐसे है। तुम सच कह रहे हो ना नाविद? तुम्हारी कसम नज़मा, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है तुम्हारी दोस्त वो मीनाक्षी। बर्बाद करके रख दिया। किसने किसे बर्बाद किया? उसने मुझे, हम दोनों को नज़मा। नहीं, बर्बाद तुमने किया, उसे भी और मुझे भी। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। उसके साथ जबरदस्ती की और अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम नाविद। नहीं नज़मा, मैं मानता हूं मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन शुरुआत उसने की। वो मौका देखकर आई घर पर जब तुम नहीं थी, और सारी बेशर्मियां उसी ने शुरू की मेरे साथ। मीनाक्षी की डॉक्टरी जांच हुई है, पुलिस ने मुझे सारे कागज दिखाए हैं। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है, खराब कर दिया तुमने उसे। अरे तुम जानवर हो। घिन आ रही है मुझे तुमसे, और अपने आप को तुम्हारी बेगम कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम्हारा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जो ये किया है ना, इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नज़मा मेरी बात सुनो। नज़मा, नज़मा। मैं कोर्ट में लड़ती रही साहब। मैं नावेद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थी। जो तुमने उसे 12 साल बाद दिलवाई, सजाए मौत। जब मेरे साथ रेप हुआ था ना साहब, ना ही मैंने मेरे आई बाबा से छुपाया, ना मोहल्ले वालों से, ना ही किसी और से। मैं लड़ती रही। मैं चाहती थी कि नावेद को सजा हो, और उसे सजा मिली। जब मेरी शादी हुई तब मैंने मेरे पति को भी सब कुछ बता दिया, और अगर मैं नावेद को मरवाती तो वो भी राज नहीं रहता साहिब। भगवान की दया से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उसे बर्बाद क्यों करूंगी साहिब? पर किसी और की जिंदगी भी बर्बाद हुई थी। नज़मा कहाँ है वो? वो भी सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुकी है। तू मुझसे भी गुस्सा है मीनाक्षी? अगर ना बोलूंगी तो झूठ होगा, लेकिन अब नहीं हूं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती यह है कि मैं नावेद को कभी ठीक से पहचान ही नहीं पाई। बस प्यार हुआ और शादी कर ली। कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। अब आगे का क्या सोचा है? नाविद तो 7 साल के लिए अंदर हो गया, और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो गया। मामू ने कहा है कि मेरा तलाक करवा देंगे, और फिर मैं भी दूसरी शादी कर लूंगी, पर इस बार सोच समझ कर। वो कहते हैं ना कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ेगी। मुझे भी। मैं नज़मा की दूसरी शादी में गई थी साहब। उसका भी एक प्यारा सा बच्चा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है साहब उसका। उसे इसमें मत घसीटो साहब, माफ कर दो उसे। मीनाक्षी जी, माफ करना और सजा देना ये कानून का डिपार्टमेंट है। हम तो बस सच के सिपाही है, और सच ढूंढने के लिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं तो हम वो भी करते हैं। देखिए, मामला मर्डर का है, तो नज़मा का एड्रेस और नंबर।
सर लगता है मीनाक्षी सच बोल रही है। जादव, अक्सर लोग अपने आप से कोई झूठ इतनी बार बोलता है कि सच में उन्हें वो सच लगने लगता है, खासकर एक ऐसा झूठ जो कोई दर्द छुपाने के लिए बोला गया। जादव एक काम करो, इस मीनाक्षी का बैकग्राउंड चेक और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों रेडी रखो। हेलो, हाँ जी, मैं नज़मा बोल रही हूँ। आपको रेप के लिए 7 साल की सजा काटने के 5 साल बाद नावेद बेग की भयंकर तरीके से हत्या हुई थी। इन 12 सालों में काफी कुछ बदल गया था, जिसके बारे में पुलिस पता लगा चुकी थी, जैसे कि नजमा और मीनाक्षी की जिंदगी। लेकिन इन 12 सालों में नावेद के साथ क्या हुआ था, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, यहां तक कि उसके माता पिता को भी नहीं, जिनकी जिंदगी में उनका बेटा नावेद 12 साल बाद दाखिल हुआ था, तब जब बहुत देर हो चुकी थी। बारह साल बाद मिल रहे हैं साहबजादे से। घर छोड़कर भाग गया था मुंबई के सपने लेकर, यहीं शादी वादी कर ली। हम लोगों को बोला तक नहीं था। एक ही बार मिले हैं इससे, वो भी तब जब इसको सजा हुई थी। गलती हो गई अब्बू। इसे गलती नहीं कहते नावेद, गुनाह हुआ है, गुनाह। गलती और गुनाह में फर्क समझ। इसके लिए घर छोड़कर मुंबई भागे थे, अम्मी अब्बू का नाम डुबाने। सजा हुई है ना अम्मी, हमें सजा काट कर एक नई शुरुआत करेंगे। सजा तू अकेला काटेगा और नई शुरुआत भी तू अकेला ही करेगा। सुना है तेरी बीवी भी तुझे छोड़ के चली गई है। आप लोग तो नहीं छोड़कर जाओगे ना मुझे। जब तूने इंसानियत को छोड़ दिया तो फिर इंसानियत से क्यों उम्मीद रखता है नावेद? नावेद, हम ये तो नहीं सोचते कि तू हमारे लिए मर गया, पर इतना जरूर याद रखेंगे कि तूने जीते जी हमें मार दिया। रिया होने के बाद एक आध बार इसका फोन आया था, वो भी ईद के वक्त। बड़ी मुश्किल से 1 आध मिनट बात हुई होगी बस। इसका फोन नंबर है? रखा ही नहीं। जब इससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था तो फोन नंबर लेके क्या करते? सर, मुझे नहीं पता कि नावेद रिहाई के बाद कहाँ गया, क्या काम करता था। मेरा उससे ताल्लुक ही नहीं रहा। 1 हफ्ते पहले नावेद का मर्डर हो गया नजमा जी। क्या इस कत्ल से आपका कोई ताल्लुक है? सर, कत्ल तो 12 साल पहले हुआ था, मेरे भरोसे का। साहब, एक गरीब और यतीम लड़की थी मैं, अपने मामू की मेहरबानी पर पल रही थी। एक दुकान में झाड़ू पोछा करती थी जब नावेद से मिली थी। कहाँ काम करता था नावेद? साहब, एक किराने की दुकान पर पैकिंग का काम करता था। साहब, मुझे एक बहुत ही सीधी सी जिंदगी चाहिए थी। आदमी प्यार करे, छोटा सा घर हो, बच्चे हो, मुझे ये सब कुछ मिला। लेकिन नावेद को छोड़ने के बाद, नावेद मेरे लिए सिर्फ एक बुरा सपना है और उसका नाम याद करके भी मुझे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब उसका नाम मिट चुका है। सर, उसका नाम मैंने नहीं मिटाया है। मीनाक्षी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और फिर मैंने भी पीछे कभी पलट कर नहीं देखा। सर, मीनाक्षी और नजमा दोनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो हमारे काम का हो। जादव, पहले मुझे लगा था इन दोनों में से किसी एक ने या शायद इन दोनों ने मिलकर नावेद को मारा है। और इन दोनों की जिंदगी सेट है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सर, शायद नहीं करेगी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि नावेद ने जेल से निकलकर इनकी जिंदगी डिस्टर्ब की हो। ब्लैकमेल, धमकी, कुछ भी हो सकता है। रिहा होने के 5 साल बाद अगर मीनाक्षी और नजमा को नावेद को मारना ही होता तो 5 साल इंतजार क्यों करती? सर, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसने क्रिमिनल को इतनी बुरी तरह मारा? बॉडी पर से सारा आइडेंटिफिकेशन हटाकर एक बोरी में डालकर न्यूट्रल जगह पे छोड़ दिया। जादव,
हो सकता है जेल से रिहा होने के बाद नावेद ने फिर वही हरकत किसी और महिला के साथ की हो और मारा गया हो सकता है। हाँ साहब, एक एड्रेस नोट कीजिए और आ जाइए इधर तुरंत। गर्मी में ठंडक दिलाने वाली खबर है। ये वाकई अच्छी खबर है सर। बस ये अच्छी खबर पक्की खबर होनी चाहिए। साहब ये इस यूनिट के सुपरवाइजर हैं, नाम है सागर भाई। नमस्ते साहब। ये नावेद बेग यहाँ कब से काम करता है? 1 साल से करता है साहब, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बिल्कुल गुल है साहब। फोन भी ऑफ है। वो सुमित भी बड़ा परेशान है उसको लेकर। सुमित कौन? सुमित कालसे साहब, यहीं पे काम करता है। आज नाइट शिफ्ट है उसका। ये नावेद का दोस्त है? साहब नावेद को उसी ने काम पे लगाया था। नावेद उसी की बस्ती में रहता है। बस्ती का एड्रेस और दोनों के नंबर चाहिए मुझे। एड्रेस बोले तो साहब वो कखीरा नगर की चाली है ना, वहीं पे दोनों रहते हैं। और नंबर देता हूँ। वैसे साहब माजरा क्या है? ये नंबर दो ना सागर भाई। माजरा क्या है बताता है ना कौन बाद में तबीयत से। नाइक नंबर ले गया 444787658। नावेद बेग का नंबर है, रिकॉर्ड्स मंगवाओ। जी हाँ। सुमित की आज नाइट शिफ्ट है, वो सो रहा होगा। हाँ। उठाइए उसे। तुम्हारा दोस्त नावेद कहाँ है? वो तो हफ्ते भर से गायब है साहब। मैं खुद पुलिस के पास आने वाला था। और अब खुद पुलिस तुम्हारे पास चल कर आई। पता है क्यों? नहीं। 1 हफ्ते पहले हमें तुम्हारे दोस्त नावेद की लाश मिली। क्या? साहब यहाँ रहता था नावेद, किराए का घर है। चाबी है तेरे पास? मेरे पास कैसे होगी चाबी साहब? तो नावेद के पास होगी, नहीं तो मकान मालिक के पास। ये नावेद से तुम्हारी गहरी दोस्ती है क्या? अच्छा दोस्त था साहब मेरा। ये खोली भी मैंने ही फिक्स करवाई थी उसके लिए बात करके। पहले उधर फैक्ट्री में सोता था ना। तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारी बीवी रहते हैं ना? नहीं साहब, वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी भाभी है, मेघना भाभी, बड़े भाई की पत्नी अजिंक्य कालसे। और भाई क्या करता है? वॉचमैन है साहब। ये नावेद को किसने मारा होगा? कुछ पता नहीं साहब, मेरा तो सुन के ही दिमाग सुन हो गया है। ये उंगली को क्या हो गया? कुछ नहीं साहब, वो फैक्ट्री में लग गया। ये नावेद को कब से जानते हो और कैसे जानते हो? पिछले 1 साल से जानता हूँ साहब। वो दारू के अड्डे पे दोस्ती हुई थी, उसको काम चाहिए था और मैंने हमारे साहब से बात करवा के उसको काम पे लगाया। अच्छा, उसने तुम्हें कभी बताया था कि पहले वो क्या करता था, कहाँ से आया था? नहीं साहब, वो पहले का कुछ बात नहीं करता था। हाँ, एक बार उसने बोला था कि शादी हुई थी करके और बीवी छोड़ के भाग गई। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करूंगा। साहब मेरा नंबर है ना। सुमित, हमारी नजर है तुझ पर, और नंबर क्या चीज है? उंगली संभाल। नावेद के मकान मालिक का नंबर निकालो और उससे बात करो। सर, और ये सुमित, उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना, उसका इतिहास भूगोल खोद कर निकालना। ये लड़का कुछ तो छुपा रहा है। उसकी उंगली फैक्ट्री में काम करते वक्त नहीं कटी। सबसे पहले गला काटा गया है, उसके बाद स्टैबिंग हुई। जादव, सुमित का ये घाव हमारे केस का सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। हाँ बोल सुमित। दादा वो पुलिस वाले आए थे नावेद के बारे में पूछने। क्या बोला तूने? मैंने उनको उसका घर दिखा दिया। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। रखता हूँ। दादा। हाँ क्या?
वो लोग उंगली पर पट्टी के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या बोला तूने? मैंने उनको बता दिया काम करते लग गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम का क्या मतलब है? पुलिस वालों ने खुद कहा था कि नावेद का मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ था और उसी वक्त तुम्हारे भैया ने मुझे मायके भेज दिया, कोल्हापुर। अरे भाभी, आपके मायके जाने का और नावेद के मर्डर का क्या लेना देना? नहीं है सुमित, सच में नहीं है। नहीं, मेरी तरफ देखो, आंखें मिला के बोलो कि कोई लेना देना नहीं है। मेघना, तू खाना खा के सो जा, हम लोग बाहर खाने वाले। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो और हो क्या रहा है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और सुन, वो एकदम से बंद रखना। कोई भी कुछ भी पूछे, तुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे मालूम नहीं, समझी? सर, सुमित का नंबर स्विच ऑफ है। उसके बड़े भाई अजिंक्य का फोन भी ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? मर्डर के दिन 27 फरवरी को सुमित ने एक नंबर पर हद से ज्यादा बार बात की। किसका नंबर है? कोई सुरेश गुप्ता करके है, छोटा मोटा एस्टेट एजेंट है। जी जी, सुमित खास है अपना। 27 फरवरी को सुमित ने तुमको 8 बार फोन किया था। अच्छा, ध्यान नहीं दिया मैंने साहब। सुमित को मेरी कार चाहिए थी। किस लिए चाहिए थी? वो फैमिली को कहीं घुमाने ले जाने की बात कर रहा था। सर, सुमित की फैमिली मतलब उसका बड़ा भाई अजिंक्य और उसकी भाभी मेघना। गाड़ी किसी और काम के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकती है। जादव, इस सुमित और उसके भाई अजिंक्य से लंबी बात करनी होगी। कुछ बोले ही नहीं कब लौटेंगे, बड़े हड़बड़ी में निकल गए, कुछ भी नहीं बोला। उन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। कहाँ गए ये दोनों? नहीं मालूम साहब। क्या नावेद बेग के मर्डर में तुम्हारा पति और देवर शामिल है? नहीं नहीं साहब, वो लोग खूनी नहीं है। सुरेश गुप्ता को जानती हो? हाँ साहब, नाम सुना है। शायद इन दोनों के दोस्त है, लेकिन मैं मिली नहीं हूँ इनसे कभी। 27 फरवरी के रात को तुम्हारे देवर ने उससे गाड़ी मांगी थी, ये कहकर कि तुम तीनों घूमने जा रहे हो। 27 फरवरी की रात को? नहीं साहब, उस रात तो हम कहीं घूमने नहीं गए थे। 27 की सुबह सुबह उन्होंने मुझे कोल्हापुर के लिए रवाना किया था। पूरे 1 हफ्ते बाद परसों ही मैं मायके से लौटी हूँ। सुरेश गुप्ता से कहना कि अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए, तलाशी लो गाड़ी की। पता चल जाएगा ये सुमित और उसका भाई अजिंक्य कौन सी फैमिली को कहाँ घुमाने लेकर गए थे। सब दादा, अब क्या करेंगे? इतना कुछ किया है, अब आगे भी करेंगे कुछ ना कुछ। कितने दिन बाद मीनाक्षी? हाँ रे, वो पुलिस बहुत जोर दे रही थी, इसीलिए मैंने तेरा नंबर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो नावेद के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। वो मेरा और तेरा, हम दोनों का अतीत है। और फिर बुरे सपने के बारे में क्या सोचना। सही बोल रही है तू। वो तेरा सिलाई का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तूने मुझे सिलाई नहीं, नई जिंदगी दी है और इसके लिए मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मेरा काम अच्छा ही चल रहा है। चल अच्छा है, मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। वो तेरा बेटा है ना, सलमान ना? हाँ। कैसा है वो? ठीक है, बहुत मस्ती करता है। और तेरी बेटी रोहिणी? वो भी अच्छी है।
मेरी माँ बनने की कोशिश करती है। बस यही एक बात थी जो तुझे बतानी थी, मिलकर। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तू भी। डिक्की खोलो। सर, खून के निशान हैं। सुरेश गुप्ता, नावेद बेग के मर्डर केस में तेरे इस गाड़ी के अलावा तेरा और क्या रोल था? सर, इंस्पेक्टर साहब आप इसके बारे में क्या बोल? तेरे कार के डिक्की में जो खून के धब्बे मिले ना, वो काफी कुछ बोल चुके। अब तो सिर्फ इतना बोल दे, सुमित काल से, उसका भाई अजिंक्य काल से और तूने मिलकर नावेद बेग को क्यों मारा? सर, सुमित मेरा दोस्त है। दोस्ती खातिर में उसने मुझसे गाड़ी मांगी और मैंने उसको दे दी सर। अगले दिन उसने लौटा भी दी सर। सर, कई सालों से मैंने डिक्की खोल कर भी नहीं देखी। ये नावेद बेग कौन है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। मुझे सच में और कुछ भी नहीं पता है। मेरे देवर और पति दोनों के फोन बंद है और उन्होंने किसी के हाथों संदेशा भी नहीं भेजा है। आई शपथ। सर, मैंने मीनाक्षी, नजमा, सुमित और अजिंक्य के बीच फोन पर कनेक्शन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई कनेक्शन बन नहीं रहा सर। एटलीस्ट फोन पर तो नहीं। जादव, क्रिमिनल दिमाग जितना मर्डर के बारे में सोचता है ना, उतना ही उससे बच के निकलने के बारे में सोचता है। और चार चार अपराधियों के दिमाग अगर साथ मिल जाए तो 4 गुना चौकन्ना प्लान होगा कि कोई भी कनेक्शन ना मिले जो उन्हें आपस में जोड़ता हो। मैं किसी सुमित काल से या अजिंक्य काल से को नहीं जानती साहब। नजमा जानती है? मुझे कैसे पता होगा साहिब? मुझे बस इतना ही पता है कि आप अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो। साहब, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरा काम रुका हुआ है, अपने बच्चे को भी पड़ोस में रख कर आ रही हूँ। मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप वही सवाल बार बार कर रहे हैं। ठीक है, इस बार नया सवाल पूछता हूँ। सुमित कालसे और अजिंक्य कालसे को कैसे जानती हो? अब ये लोग कौन है? सर, सुमित और अजिंक्य के घर पर हमने नॉनस्टॉप नजर रखी हुई है। अब तक दोनों लौटे नहीं हैं। जा जाकर कहाँ गए होंगे ये दोनों? सर, अजिंक्य की पत्नी मेघना, उसका मायका कोल्हापुर में है। हमने कोल्हापुर पुलिस को भी अलर्ट किया है। मुंबई में कोई दोस्त या रिश्तेदार? पता किया सर, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। फिर भी मुंबई शहर में लुकआउट नोटिस डाला है। जितने भी खबरें हैं सारे काम पर है। पता नहीं कहाँ भाग गए दोनों। और पता नहीं कब तक भागेंगे ये दोनों। ये दोनों करोड़पति भी नहीं है, लखपति भी नहीं है। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार जब सुमित और अजिंक्य को पुलिस पकड़ पाई, तब इस केस की सारी गुत्थियां, सारा गणित स्पष्ट हो गया। हाँ साहब, इधर कांदिवली वेस्ट में एक लॉज है। आपके दोनों कबूतर पिछले 3 दिनों से यहीं पर गुटरगू कर रहे हैं। नजर मत हटाना, हम पहुंचे। मिल गए सर। अब हमारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। चलो। लॉज का भाड़ा कभी दोगे भाई? हाँ हाँ दे देंगे भाई, आज ही दे देंगे। दे देना आज। हाँ, तो रूम का भाड़ा मांग रहे हैं। तेरे पास कुछ भी नहीं है क्या? दादा, अगर मेरे पास होते तो अच्छा नाश्ता नहीं किया होता। दादा, मैं कहता हूँ खिड़की से उतरकर भाग चलते। पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है हमें। यही रहते हैं, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। टेढ़ी उंगली से घी निकाला तूने, है ना सुमित कालसे? साहब,
हमने कुछ नहीं किया साहब। नावेद तो मेरा खास दोस्त था साहब। जादव, एक बात समझ में नहीं आई, हर क्रिमिनल अपने गाने की शुरुआत इसी बेसुरे आलाप से क्यों करता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हमें हाथ में लकड़ी लेनी पड़ती है और फिर हम करते हैं सही ट्यूनिंग ऐसे। सुमित महाराज, आपके तानपुरे की एक तार वैसे भी टूटी हुई है, अगर हम रिपेयर करने जाएंगे ना तो पूरा तानपुरा खोलना पड़ेगा। साहब रुकिए, नावेद को हमने ही मारा। ये हुई ना बात। चलो गाओ, शुरू करो जुगलबंदी, लेकिन याद रखना एक भी सुर गलत लगा ना तो सही ट्यूनिंग हम करेंगे। गाओ। हम लोगों से वर्तमान में मिलते हैं, वर्तमान में दोस्तियां बनती हैं और वर्तमान में किए गए उनके बर्ताव के आधार पर हम लोगों के बारे में अपनी राय बनाते हैं। और फिर अचानक अतीत का साया अपना फन उठाता है। उस शख्स को हम एक अलग सूरत में देखते हैं और ये सूरत हमारे अंदर एक डर को आग देती है। एक सवाल चील की तरह मंडराने लगता है कि क्या ये शख्स अपने अतीत की हरकत को दोहराएगा? क्या इस बार पीड़ित हम या हमारे चहीते होंगे? साहब, मैंने आपको बताया था साहब, मेरी नावेद से दारू के अड्डे पर दोस्ती हुई थी। मैंने उसको मेरे साथ अपनी फैक्ट्री में काम पर भी लगवाया था। उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी साहब। चल भाई, अब मस्त घर जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, 2 घूंट मारूंगा और सो जाऊंगा। तेरा सही है यार, किस्मत वाला है, घर वर है, फैमिली है। मैं तो यहीं सो जाऊंगा यार। क्या बात कर रहा है नावेद, तेरा घर नहीं है? माँ बाप, बीवी, बच्चे? माँ बाप हैं यार, गाँव में है। एक बीवी थी, छोड़ छाड़ के भाग गई किसी के साथ। बस भाई अपना तो खाना पीना सोना यहीं सड़क पर है। सुमित भाई यार, कोई खोली वोली हो तो बताइए। अरे बस क्या यार, जरूर बोलूंगा, तुझे मिल जाएगी खोली। आ जाओ, ये देखो घर। देख, हर महीने के 1 तारीख को मेरे को भाड़ा मांगता है। 1 तारीख का 2 तारीख भी हुआ ना तो 3 तारीख को ये घर खाली करने का। पहले ही बोल। बिल्कुल नहीं होगा पवार बाबू। अरे पवार बाबू, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, ये मेरे साथ में ही काम करते हैं और मैं भी तो आपके बगल में ही रहता हूँ। आप 12 साल से जानते हैं मेरे को। क्या बात है मेघना भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। सालों में ऐसा खाना नहीं खाया। पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी साहब कि ये नावेद कैसा है और ऐसा है तो क्यों है। मैं उसको शरीफ समझता था साहब। ऐसे क्या घूर रहा है बे? मस्त है ना? अबे वो अपने दलपत की बीवी है वो। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो औरत है बस। तो इसका मतलब ऐसे ही घूरते रहेगा? अबे एड़ा, चल नजर हटा, चल हटा। बस 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 बस। ओए, वो छमिया कौन थी? बड़ा हाथ हिला रही तेरी तरफ। छमिया? ये नावेद तो अपने बांदोड़कर काका की बेटी है। बच्ची थी तब से जानता हूँ मैं उसको। लेकिन अब तो वो बच्ची नहीं है किसी भी एंगल से। ए नावेद, अपनी नजर पर लगाम दे, समझा? अपने दिमाग को पागल घोड़े की तरह दौड़ा मत, नहीं तो गिरकर टांग टूट जाएगी तेरी। और लंगड़े घोड़े को ना अक्सर ठोक देते। मेरे भाई ऐसे ही देख रहा था, सच बोल रहा हूँ। वो भी कहाँ घोड़े दौड़ाने लगा और घोड़े चढ़ाने भी लगा मुझ पर। मेघना बाबू जी, आपकी तरकारी इतनी बढ़िया बनी है ना, दिल करता है आपके हाथ ही चूम लूं। अब सुमित का दोस्त था, कभी कुछ अजीब सा बोलता था, हम लोग उतना दिल पर नहीं लेते थे। लेकिन
बात बात में वो थोड़ा ज्यादा करने लग गया साहब। सुमित, क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ करने की कोशिश की थी? अरे आनंदा, अरे कैसा रे? जकास रे। चल कटिंग मार दे क्या? नहीं, मेरे को कोई काम है, मैं मिलता हूँ तेरे से। आनंद मेरे स्कूल का दोस्त है साहब, लेकिन उस दिन मुझे उसका बर्ताव खटका। काकू पहचाना क्या? सुमित ना तू? हो काकू, आनंद है क्या? वो आहे ना। आनंदा, अरे लफड़ा क्या है? लफड़ा तेरे पीछे बैठा था, नावेद बेग था ना वो। हाँ, लेकिन तू कैसे जानते है नावेद को? मैं पूरी चौल जानती थी रे उसको। 12 साल पर उसने एक कांड किया इधर। कांड? कैसा कांड? एक लड़की का रेप किया वो। क्या बक रहा है तू? और नहीं तो क्या, मेरे को एकदम क्लियर याद है। वो लड़की यहीं रहती थी, मीनाक्षी, वो भी यहीं कहीं रहता था। नावेद की बीवी उसकी फ्रेंड थी। रेप के बाद पूरी चौल इसके पीछे खड़ी थी। 7 साल की सजा हुई उसको, उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। एक नंबर का हलकट आदमी है साला। आनंद के खुलासे ने सुमित को पूरी और बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उस पल से सुमित नावेद की हर हरकत को शक की नजर से देखने लगा था। नावेद के साथ बिताया हुआ हर लम्हा उसे घिनौना लगने लगा था। अब सुमित के जहन में एक डर का बीज उगने लगा और बड़ी तेजी से इस बीज की जड़ें मजबूत होने लगी। सुमित अब नावेद के डर के साए में रहने लगा कि कहीं नावेद फिर से अपना पुराना जुर्म ना दोहरा दे। दादा, मुझे इसकी हिस्ट्री मालूम होती तो इसके साथ दोस्ती क्या दुश्मनी भी नहीं करता। देख, मैं तुझे कहने ही वाला था कि मुझे इस नावेद की नजर और जुबान दोनों गड़बड़ लगती है। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ कहने सुनने का। उसके साथ अपना वास्ता ही खत्म कर दे। सुमित, आज नावेद को नहीं लाया खाने पर? मैं देखती हूँ। तू बैठ। सुमित, तू देख। क्या भाई सुमित, मेरे को काम से लिए भी नहीं आ गया तू? भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बनाया भाभी ने? एक नावेद, आज के बाद इधर आना मत और मेरे से बात भी मत करना। चल निकल यहाँ से। क्या हो गया? बोला ना, बात भी नहीं। चल फुट। अरे फुट। फिर से पूछ रहा हूं सुमित, क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ गलत किया था? सुमित, इतने जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? अच्छा सुनो, तुम भी चाय पियोगे क्या? मैं भी नावेद के लिए बनाने वाली थी। नहीं, फिर पीऊंगा भाभी जी, अभी निकलता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी बना दूंगी, 2 मिनट नहीं, चलता हूँ मेघना। भाभी जी, सुमित, तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, क्या नावेद बेग ने तुम्हारी भाभी मेघना के साथ कुछ गलत किया था? दादा, आज आप भाभी से बात करोगे? फोड़ा जितनी जल्दी फोड़ो उतनी तकलीफ कम। मेघना, कल सुबह तू कोल्हापुर चली जा तेरी आई के घर। अरे वैसे अचानक? हाँ, वो मुझे एक दूसरी नौकरी लगने वाली है मुंबई के बाहर। सुमित और मैं जाकर देख आने वाले हैं। 2 दिन लगेंगे। हाँ, तो आप दोनों चले जाइए ना।
वैसे भी 2 दिन के लिए क्या मायके जाना, वो भी इतनी दूर कोल्हापुर। अरे हमारे 2 दिन 4 हो सकते हैं, 4 के 8 भी हो सकते हैं ना। तू सुबह बैग भर और पहली बस पकड़ ले। वैसे बताइए तो सही कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं और ये कौन सा नया काम है? अरे मायके जाने का बोला तो जाने का, बस। सुमित तुझे छोड़ देगा बस स्टॉप पे। सुनिए, दोनों संभल के जाना, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले। अच्छा एक बात बताइए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल को शांति मिलेगी। अरे 1 हफ्ते बाद जब लौटेंगे ना तब सब बता देंगे। तू जा अभी। हेलो दादा, मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ। बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे रात को सूरज कहाँ से निकल गया भाई? आप दोनों और मेरे गरीब खाने में। आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। आओ हुजूर, आओ, आ जाओ। भाई सुनिए, जो बात मैं खुद भूल जाना चाहता हूँ, मेरे भाई को मैं दुनिया को क्यों बताता फिरूं? क्यों भाई साहब? मुझे नहीं लगता तू कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा है नाविद। साले, तूने अपनी पत्नी की सहेली का रेप किया, 7 साल जेल काट के आया और अभी भी तेरी नजर उतनी गंदी है। हाँ मेरे भाई, वो बस एक हादसा था, बहुत बड़ी गलती थी, मैं मानता हूँ। अब वो गलती दोबारा कभी होगी नहीं, बस। गलती दोबारा करने के लिए तेरी जिंदगी रहेगी तब ना। तुमने एक आदमी को इतनी बेरहमी से मार डाला क्योंकि तुम्हें डर था कि वो तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बीवी के साथ कुछ करेगा? साहब, मुझे तो बाद में पता चला कि उसने रेप किया है। साहब, उसके पहले भी मैंने देखा था, वो औरतों को गंदी नजर से देखता था। पब्लिक प्लेस में औरतों को गंदी नजर से देखकर परेशान करने की सजा कानून देता है। तुमने तो उसे सजाए मौत ही दे दी। तो क्या करते साहब? चुपचाप बैठे रहते कि कब वो आएगा और कब इसकी भाभी के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा? बेवकूफ वाली बात मत करो। अगर तुम्हें उसके बर्ताव से कुछ प्रॉब्लम थी तो अपने बीवी को आगाह करते थे। अगर ऐसी वैसी हरकत करता तो पुलिस में रिपोर्ट करते। मारने की क्या जरूरत थी? साहब, जो आदमी अपनी पत्नी की सहेली का अपने ही घर में बलात्कार कर दे, वो दूसरों की पत्नियों और बहनों के साथ कुछ भी कर सकता है साहब। लेकिन उसे मारने का हक किसने दिया तुम्हें? अपने डर को मारने के चक्कर में तुमने एक आदमी को ही मार डाला। तुम दोनों के डर ने तुम दोनों को भी क्रिमिनल बना दिया, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और कुछ सालों बाद जब जेल से छूटकर बाहर आओगे ना, तुम्हारी तरह 2 भाई तुम्हें देखकर ये सोचेंगे कि इन्होंने एक आदमी को मारा था, तो ये शायद हमें भी मार सकता है। और वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम दोनों को। तब कैसे रहेगा? बड़ा कदम सिर्फ मेरे लिए उठाया। बोल दिया होता कि वो आदमी गलत है तो मैं उससे दूर ही रहती।
भाभी, अब गलती तो हो गई, लेकिन सर पर इतना डर चढ़ गया था कि कुछ होश ही नहीं रहा। बातचीत करके मामला जरूर निपट सकता था। दोनों भाइयों सुमित कालसे और अजिंक्य कालसे को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 201 के तहत डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए बुक किया गया है। फिलहाल दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यह सोचकर किसी व्यक्ति की जान लेना कि वो एक बार जुर्म कर चुका है तो वो आगे और भी जुर्म कर सकता है, यह अपने आप में एक विकृत सोच है। जुर्म का जवाब जुर्म कभी नहीं हो सकता। कानून में सिर्फ आत्मरक्षा के दौरान हुई हत्या के लिए माफ किए जाने का प्रावधान है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, आवेश में आकर कोई कदम उठाने से समस्या और उलझती है, उसका समाधान नहीं मिलता। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।